Assalamu alaikum dear students. We are studying history of class 10th chapter 4 that's age of industrialization. आज हम पढ़ेंगे द पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो सनती इनकलाब जो आया दुनिया में, उससे पहला वाला दौर कैसा था। जनरली हम क्या करते हैं, हम एसोसिएट करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैक्ट्रीज़ के, दे आर सिनोनिम्स विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज़, और हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को वी रेफर टू एज फैक्ट्री प्रोडक्शन। फाइन, जो कारखानों में जो होता है तो उसी को हम सनती इनकलाब भी कहते हैं या सनतकारी भी उसे हम कहते हैं। और इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं, बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स वी मीन फैक्ट्री वर्कर्स। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री है दैट स्टार्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। लेकिन इस आइडिया में प्रॉब्लम क्या है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट फैक्ट्रीज भी हुई है, अगर हम बात करेंगे इंग्लैंड की या यूरोप की, वहाँ पर लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुई इंटरनेशनल मार्केट के लिए। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुई, ये पैदावार जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हुई, लेकिन ये इट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज ऑलवेज। स्टार्टिंग में ये फैक्ट्रीज पे बेस्ड नहीं था। फाइन। और उस पीरियड को, जिस पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन थी लेकिन वो फैक्ट्री बेस्ड नहीं थी, खासकर यूरोप में, उसको हम बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो का क्या मतलब है, इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का की पहली वाली फॉर्म जो अभी सॉलिड नहीं हो, सॉलिडिफाई नहीं हुई हो, उसको हम बोलते हैं प्रोटो। और ये जो पीरियड है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन थी बट इट वाज विदाउट फैक्ट्रीज। फाइन, इट मीन्स मैसिव स्केल पर चीज़ बनते थे लेकिन इसमें फैक्ट्रीज का रोल नहीं था। There was large scale of industrial production for an international market not based on factories. It was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farmers and not in factories. इसमें क्या था, मर्चेंट सौदागर ही कंट्रोल करते थे तजारत को या चीज़ों को, और ये काफ़ी मिकदार में बनाते थे। ज़्यादातर ये फैमिली फार्मर्स वही बनाते और फैक्ट्रीज में नहीं बनाते थे। और इसमें क्या होता था, इसमें मर्चेंट टाउनों से जाते थे और विलेजेस में अपना काम करवाते थे। और ये जो पीरियड था इट वाज इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। ये जो मर्चेंट सौदागर थे वो टाउनों से जाते थे कंट्री साइड में, इट मीन्स विलेजेस में जाते, वहाँ पर पैसे देते थे। फिर जो वहाँ पर पीजेंट होते थे या आर्टिजन होते थे, कारीगर वगैरह होते थे, उनको मनवाते थे कि उनको चीज़ें बनाएंगे, वो पैदावार बनाएंगे इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और फिर ये मर्चेंट्स इनको एडवांसेस देते थे, इनको पेशगी रकम मिलती थी और फिर वो काम करते थे। इनकी अपनी मजबूरियां रहती थी, जो ये कारीगर थे, जो आर्टिजन थे या जो कंट्री साइड में रहते थे, इनकी कुछ अपनी मजबूरियां थी, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर जो ओपन फील्ड्स, जो खुले खेत थे, वो ख़त्म हो गए थे। और जो जिन्हें हम कॉमन्स कहते हैं, जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता था पब्लिक यूज़ के लिए, वो लैंड, ओपन लैंड जो हर कोई पब्लिक यूज़ के लिए इस्तेमाल, उनको हम कॉमन्स कहते हैं। वो इनक्लोज हुए थे, वो बंद हो गए थे अब, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अब ज़्यादा हो गई थी और जो लैंड लॉर्ड थे उनको अब बंद करते थे, वो अपने इस्तेमाल के लिए लाते थे। और जो इनकम होती थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, ये इनके इनकम को सप्लीमेंट करती थी, ये इनके इनकम को इजाफा करती थी, क्योंकि जो भरपाई, जो कमियां उनको हुई थी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ दैट ओपन लैंड और व्हाट वी कॉल एज कॉमन्स, उनकी भरपाई ये फिर इसी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से करते थे ये पीजेंट्स। यहाँ पर आप देखोगे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले किस तरह से ये फैमिली दिखाई गई है कि हर कोई इसमें इन्वॉल्व हुआ है विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, स्पेसिफिक इन द 19th और 18th सेंचुरी। यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो है, ये मर्चेंट्स क्यों गाँव गए, इनको गाँव जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर इसका जो जवाब है, इनको दो तरीक़ों से देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि मर्चेंट्स की क्या मजबूरी थी, फिर हम देखेंगे कि जो गांव वाले हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, उनकी क्या मजबूरियां थी। पहले हम देखेंगे ये जो मर्चेंट्स है ये शहरों से गाँव की तरफ क्यों गए। जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पर जो ताजर थे, जो ट्रेडर्स थे, और जो क्राफ्ट वहाँ पर गिल्ड्स हुआ करती थी। फाइन। और ये काफ़ी पावरफुल थी,
ये जो गिल्ड्स थी या तंजीमें थी, या जो इसको हम कॉरपोरेशन कह सकते हैं, जो रिलेटेड टू ट्रेड होती है उनको हम गिल्ड कहते हैं, ये काफ़ी पावरफुल थी अर्बन एरियाज़ में। और ये वहाँ पर सर्च जो हर कोई चीज़ इनको कंट्रोल करते थे, वहाँ पर कंपटीशन हो, वहाँ पर प्राइसेस हो, फाइन। और ये नए प्लेयर को, जो नया बंदा उसमें जाता उसको उसको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। और इन वजह से, इन गिल्ड्स की वजह से जो नए मर्चेंट्स हैं वो अपने बिजनेस सेट नहीं कर पाते इन टाउन्स में, फाइन। और जो गिल्ड्स थे, गिल्ड्स क्या होते हैं? तंजीमें, किनकी? प्रोड्यूसर्स की, जो ये पैदावार करते थे। स्पेसिफिक अगर हम क्लॉथ की बात करें तो वो वहाँ पर खुद उनको ट्रेन भी करते थे, क्राफ्ट्स पीपल को, जो दस्तकार थे उनको ट्रेन करते थे, वहाँ पर प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे, कंपटीशन को रेगुलेट करना भी इनका काम था, उनको मेंटेन करना कंपटीशन को। और वहाँ पर प्राइसेस हो, या जो नए प्लेयर्स की भी उन्हें बात की, उनकी एंट्री को वो उनको एंटर नहीं होने देते थे। और जो रूलर्स होते थे, जो हुक्मरान होते थे, वो उन्हीं को, जो गिल्ड्स को, उनको मोनोपोली राइट्स देते थे। इट मीन्स उनको खुसूसी मिल्कियत दी जाती थी, एक्सक्लूसिव पोजीशन को दिया जाता था तजारत का कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। कैसे किसी को देंगे फॉर एग्जांपल स्पिनिंग का, लाइक डाइंग एट्सेट्रा। तो स्पेसिफिक सेक्टर्स में उनको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की उनको मोनोपोली दी जाती थी, जो वहाँ के हुक्मरान हुआ करते थे, फाइन। तो ये न्यू मर्चेंट्स अब कंट्री साइड, हमने एक साइड देखा, अब एक उस तरह गए। तो इनकी क्या मजबूरी थी, ये क्यों गए? क्योंकि जो एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हो गया था और नई कॉलोनीज एक्वायर की थी, जो वहाँ पर जो इंपीरियल पावर्स थे, वहाँ पर डिमांड थी चीज़ों की, वो बढ़ रही थी। और जो मर्चेंट्स टाउन्स में वो अपनी ट्रेड तजारत को उस वक्त एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। और इस वजह से क्या हुआ, जो अर्बन क्राफ्टर्स थे या ट्रेड गुड्स थे, ये इनकी पावरफुल होने की वजह से उनको भी शिफ्ट करना पड़ा गाँव की तरफ, क्योंकि वो नए इनको एंटर नहीं होने देते थे, फाइन, इस तरह से। और आर्टिजन्स क्यों तैयार हो गए इस काम के लिए? नंबर 1, वहाँ पर ओपन फील्ड, जिसमें मैंने मेंशन किया पहले, ओपन फील्ड्स वहाँ पर ख़त्म हो गए थे। जो वहाँ पर कॉमन्स थे, जो पब्लिक यूज़ के लिए जो लैंड था, वो ख़त्म हो गया, डिसअपियर हो गया था। और वो आप मुतबादिल ढूंढ रहे थे कि उनका जो इनकम है वो आप कहाँ से आएगा, उसके लिए वो मुतबादिल ढूंढ रहे थे। और जब मर्चेंट्स उनको ऑफ़र किया, उनको पेशगी दी पैसों की, तो पीजेंट्स, जो वहाँ पर पीजेंट्स थे, वो एग्री हो गए इस काम के लिए। और ये इसलिए एग्री हो गए क्योंकि उनको सप्लीमेंट करना था। वो जो वजह कुछ खेत थे, उसको ये आमदनी उनको सप्लीमेंट करती, उनमें इजाफा होता, फाइन। इस वजह से मजबूर हो गए। और अब हम देखते हैं कि अब इनके ताल्लुकात जो है टाउन्स और कंट्री साइड को ताल्लुकात बढ़ गए। और जो मर्चेंट्स हमने देखा वो टाउन्स में हुआ करते थे, और जो मर्चेंट जो था कपड़ों से रिलेटेड, वो परचेज़ करता था वूल, एक वूल स्टेपलर से, और फिर इसको स्पिनर के पास लेता था, जो 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 कताई का काम करते हैं, जो जो जिनका काम काटना होता है। तो फिर वो यार्न बनाते हैं, उसको स्पिनिंग करते हैं, और फिर वीविंग, फिर इसमें वो फ्लोर्स का काम होता है। फ्लोर्स क्या होता है? इनको बारी, कपड़ों को बारी बनाना, और फिर इनको डिफरेंट कलर्स डाइंग करना, डिफरेंट कलर्स देना। तो ये डिफरेंट स्टेट्स होते हैं कपड़ा किस तरह से बनता है। जैसे मैंने कहा पहले, जो स्टेपलर से वूल ख़रीदना, फिर स्पिनिंग करना, फिर यार्न बनाना, इसके बाद वीविंग, इसके बाद फुलिंग, और इसके बाद डाइंग, फाइन। और इस तरह से फाइनली इनको फिनिशिंग दी जाती थी लंदन में। लंदन जो है दैट वाज द फिनिशिंग सेंटर। फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे मर्चेंट्स इंटरनेशनल मार्केट में, लाइक दैट। अब हम इन चीज़ों क्वेश्चंस को अलग से एड्रेस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए बनेगा कि रीजंस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन एज वाज कैरिड आउट इन कंट्री साइड एंड नॉट इन फैक्ट्रीज। क्या वजूहत थे कि जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल पर होती थी कंट्री साइड में, और ये फैक्ट्रीज में नहीं होती थी? इसकी क्या वजूहत है? पहला जो पॉइंट्स में रहेगा, क्यों वहाँ पर हाई डिमांड थी। किस चीज़ की हाई डिमांड थी? इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी। जैसे हम बात करेंगे क्लॉथ प्रोडक्शन की, और जो एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज़ हुआ था, इस वजह से डिमांड ज़्यादा हो गई थी। और जो टाउनर्स है वो इस नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाते थे, फाइन। नंबर 2, वहाँ पर जो टाउन प्रोड्यूसर्स थे इन द फॉर्म ऑफ गिल्ड्स, ये काफ़ी ताकतवर थे। इस वजह से जो वहाँ पर मर्चेंट थे वो शिफ्ट हो गए फ्राम
टाउन टू कंट्री साइड टू विलेजेस। और क्योंकि जो तंजीमें थी ये इनका कंट्रोल रहता था, इनकी ट्रेनिंग पर, ये प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे, कंपटीशन को कंट्रोल करते थे, ये प्राइसेस को कंट्रोल करते थे इस वजह से, और ये एंट्री नहीं होने देते थे नए लोगों की इस तजारत में। नंबर 3 पॉइंट इज़ मोनोपोली। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर एक मोनोपोली राइट्स होते थे, एक्सक्लूसिव पोजीशन खुद से मिलकर दी जाती थी, जो वहाँ पर रूलर्स होते थे कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में किसी खास जो गिल्ड होगा था उन्हीं को वो इजाज़त देते तजारत का। इस वजह से भी वो कंट्री साइड की तरफ गए। और जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी कंट्री साइड में, जो विलेज में जो सिचुएशन थी वो काफ़ी बदतर थी। जो वहाँ पर ओपन फील्ड्स थे वो ख़त्म हो गए थे, जो कॉमन्स थे वो डिसअपियर हो गए थे। इस वजह से जो जो गाँव वाले थे या गरीब पीजेंट्स थे वो डिपेंड थे, जो कॉमन लैंड्स वो ख़त्म हो गए, वो जॉबलेस हो गए थे, और अपनी इनकम को वो सप्लीमेंट करने के लिए वो उनको एक मौका मिला, और उनको जो एडवांस मिले वो उनको दे सप्लीमेंटेड देयर इनकम्स, एंड दैट्स वन। अब दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ पर, व्हाई डिड द पीजेंट्स एग्री टू एक्सेप्ट द एडवांसेस मेड बाय मर्चेंट्स टू प्रोड्यूस गुड्स। क्यों जो पीजेंट्स वो एग्री कर गए, जो ये उनको पेशगी देते थे जो मर्चेंट्स जो टाउन से आते थे। पहला जो पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर डिसअपियर हुआ था जो ओपन फील्ड सिस्टम था, और जो इनकी जो हालात थी, जो गांव वालों या गरीब पेजेंट उनकी हालात जो वो डिपेंड थी कॉमन लैंड्स पर, वो ख़त्म हो गए थे। कॉमन लैंड से जहाँ से वो ईंधन वगैरह, बेर, घास, तिनके वगैरह जमा करते थे, वो ख़त्म हो गए थे। अब वो मुतबादिल ढूंढ रहे थे, मुतबादिल सोर्स ऑफ जो इनका सोर्स ऑफ इनकम था, अब वो मुतबादिल ढूंढ रहे थे, और जो टनी प्लाट्स थे उनको दे वर नॉट सफिशिएंट फॉर देम। जो स्मॉल फील्ड्स थे उनको रिच लैंडलॉर्ड्स ने ऑक्यूपाई किया था, उनके पास अब कुछ रहा नहीं था, तो दैट वाज अनदर रीज़न, थर्ड पॉइंट। और जो ये इस तरीके से वो फुल यूटिलाइजेशन कर सकते थे, उनके पास फैमिली लेबर होता था। हमने जैसे शक्ल में मैंने आपको दिखाया, पूरी फैमिली एक उस काम में इन्वॉल्व होती थी। जैसे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, स्पेसिफिक क्लॉथ प्रोडक्शन, तो उसमें सारी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहता था, और इनके लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बड़ी तरीके से मैसर होता था। और इनका जो इनकम है फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो सप्लीमेंट करता था जो इनके श्रिंकिंग इनकम था, जो आमदनी थी वो ख़त्म हो गई थी, उसको वो सप्लीमेंट करता था। यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता है, हमें ये भी देखना है अब जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये नेटवर्क, ये इट वाज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क कमर्शियल एक्सचेंज। जो वहाँ पर तजारत होती थी, जो तबादला का तबादला होता था, ये इसका हिस्सा था। और इसको कौन कंट्रोल करता था? मर्चेंट्स। और जो चीज़ों को प्रोडक्शन में जो काफ़ी मकदार में पैदा करते थे, ये फैमिली, ये विदिन फैमिली फार्म्स होता था, और फैक्ट्रीज़ में नहीं होता था। और हर स्टेज में जो प्रोडक्शन होगा वो, जैसे अगर मैं बात करूँगा वीविंग की, स्पिनिंग की, फुलिंग की, कार्डिंग की, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो इसमें कम से कम 20 या 25 वर्कर्स हुआ करते थे। और ये जो क्लॉथियर होते थे, दे वर कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। ये इस तरह से जो दर्जी होते थे, जो इन्वॉल्व होते थे इन दिस बिजनेस, ये हंड्रेड्स में वर्कर्स को कंट्रोल करते थे। इस तरह से ये एक बहुत बड़ी बिजनेस मॉडल था, व्हाट वी कॉल एज proto industrialization. So that's all about today. Thank you very much.